नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जो आपको चौंका देगी। इसकी डिटेल सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको डर लगेगा कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जरा सी लापरवाही से कोई आपसे लाखों रुपए कैसे लूट सकता है। आपको कानो कान खबर भी नहीं होगी और कोई आपके बैंक अकाउंट को खाली कैसे कर सकता है। आपको डराकर आपको ठग सकता है और अगर आप एक बटन क्लिक करके लाखों रुपए कमाने के लालच में पड़े तो कैसे आपके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए इस खबर को ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए। राजस्थान के मेवात इलाके में पुलिस ने एक इंटरनेशनल साइबर रैकेट का पर्दाफाश किया है। इंटरनेट और मोबाइल फोन के जरिए मासूम लोगों से लूट का एक बड़ा खुलासा किया है। ब्लैकमेल करके साइबर ठगी करने वालों को पकड़ा है। इसकी डिटेल सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेवात में राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन एंटी वायरस चलाया। यह ऑपरेशन साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ है। पुलिस ने साइबर ठगी करने वालों के कब्जे से हजारों सिम कार्ड, मोबाइल फोन्स, फंड ट्रांसफर करने वाली स्वाइप मशीनें और कैश काउंट करने वाली मशीनें भी जब्त की हैं। इस ऑपरेशन की डिटेल मैं आपको बताऊं, इससे पहले यह जान लीजिए कि मेवात में ऑपरेशन एंटीवायरस शुरू क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है, यह पता कैसे लगा। असल में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव में कैंपेन के दौरान जब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कैंपेन करने के लिए गए, बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए गए, तो हर जगह उनको एक शिकायत जरूर मिली और शिकायत थी कि राजस्थान में मेवात के साइबर ठग भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग ठग रहे हैं। यह सुनकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैरान रह गए। वो जिस भी राज्य में गए वहां के सीनियर अफसरों ने बताया, उन सरकारों के मिनिस्टर्स ने बताया कि वो भी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं और हर बार जांच में साइबर ठगों की लोकेशन मेवात की मिली, राजस्थान की मिली। सबने भजनलाल शर्मा से कहा और बार बार कहा कि जैसे भी हो मेवात में साइबर क्राइम के धंधे को बंद कराइए। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाने का आदेश दिया। उसी का नतीजा है कि मेवात में ठगों के नेटवर्क के खिलाफ इस तरह का एक्शन हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ एक साल में 7,000 करोड़ से ज्यादा की रकम साइबर क्रिमिनल्स ने ठग ली। इस साल अब तक साइबर क्राइम की 7.5 लाख शिकायतें पुलिस को मिल चुकी हैं। पिछले साल यह फिगर 15 लाख से ज्यादा थी। इसलिए खतरा बहुत बड़ा है और साइबर ठगों का नेटवर्क बहुत लंबा चौड़ा है। इसे आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। चौंकाने वाली बात है कि मेवात इलाके में गांव के गांव इस क्राइम में लगे हुए हैं। घर घर में कॉल सेंटर खुले हुए हैं। वहां लड़के लड़कियों को सैलरी पर रखा गया है, जिनका काम दिन भर फोन करके ठगी के जाल में फंसाना है और इसके लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। इस खबर की एक एक डिटेल मैं फिर कह रहा हूं, आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि सावधानी ही आपको ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। राजस्थान पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जो रेड की, उसमें इंडिया टीवी की टीम भी पुलिस के साथ थी। इसलिए हमारे पास इतनी सारी जानकारी है। जो अपराधी पकड़े गए, उनके जो मोडस ऑपरेंडी सामने आई, वो हैरान करने वाली है। हरियाणा और राजस्थान में फैले मेवात रीजन से रोजाना साइबर ठगी के कम से कम 500 मामले सामने आ रहे हैं। रोजाना 500 मामले एक इलाके से। लोगों को इन्वेस्टमेंट का लालच देकर, कभी डिजिटल अरेस्ट का ड्रामा करके, कभी बिजली, पानी या फोन का कनेक्शन कटने की धमकी देकर, कभी सेक्सटॉर्शन के जरिए ठगा जा रहा था। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि इस इलाके में गांव के गांव इसी तरह की ठगी के धंधे में लगे हुए हैं। भारी पुलिस बल के साथ जब गांव में रेड की गई तो बड़ी तादाद में सिम कार्ड,
मोबाइल फोन, पैसा ट्रांसफर करने वाले स्वाइप मशीन्स और लैपटॉप मिले। कई अपराधियों को भी पकड़ा गया। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि डीग जिले के कामा पुलिस स्टेशन को खबर मिली थी कि एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से फोन करके लोगों को ठगा जा रहा है। इस तरह की कई शिकायतें मिली। इसके बाद साइबर सेल ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन मिली लाडला गांव में। उसके बाद कामा थाने की एक टीम ने हथियारों से लैस होकर लाडला गांव में रेड की। इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कामा थाने के एसएचओ मनीष शर्मा कर रहे थे। मेवात रीजन अपराधियों के अड्डे के तौर पर मशहूर है, इसलिए पुलिस ने वहां रेड के लिए पूरी तैयारी की। पुलिस की टीम राइफल्स, मशीन गन, पिस्टल से लेकर हर तरह के हथियारों से लैस होकर लाडला गांव पहुंची। मोबाइल नंबर की लोकेशन लाडला के एक 3 मंजिल के मकान पर पिन पॉइंट की गई। पुलिस की टीम घर में दाखिल हुई। वहां उन्हें कुछ महिलाएं मिली। अंदर के कमरे की तलाशी ली गई तो एक स्वाइप मशीन मिली जिससे पैसे का लेन देन हो सकता है। पुलिस ने स्वाइप मशीन के साथ एक नौजवान को भी पकड़ा। एसएचओ मनीष शर्मा ने बताया कि जिस नंबर को ट्रेस किया जा रहा था उसने सोशल मीडिया पर अपना जो प्रोफाइल बनाया हुआ था उसमें एक फौजी की तस्वीर लगाई हुई थी। पुलिस की टीम ने स्वाइप मशीन को चेक किया और बताया इस मशीन के जरिए ही पैसे विड्रॉ किए जाते थे। जिस मोबाइल से फ्रॉड पहले पूर्व में किया गया है किसी के साथ, उसकी लोकेशन यहाँ पे आई थी। वो मोबाइल देखते हैं, प्रयास करते हैं, वो मोबाइल डिटेन होता है, उसके तदनुसार पहले भी आप लोगों को घर से एटीएम वगैरह मिले? हाँ। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं एटीएम का? ये लोग और किसी की पहचान से एटीएम बैंक में खाते खुलवाते हैं, एटीएम बनवा लेते हैं और उससे जो भी फ्रॉड की राशि ये लेते हैं पार्टी से, उन अकाउंटों में ट्रांसफर करा देते हैं और उनको विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे इनकी पहचान खुद की छिपी रहती है। अगर विड्रॉ किया जाएगा तो उस आदमी का नाम आएगा जिसके नाम से अकाउंट है, इनकी पहचान छिपी रहती है। तो आप देखिए, ये किसी मिलिट्री मैन का फोटो लगाकर और अनिल कुमार के नाम से अकाउंट बनाकर फ्रॉड किया जा रहा है। अपनी पहचान को छिपाए रखते हैं और किसी के नाम से अकाउंट बना लेते हैं और फोटो फेक लगा देते हैं। अधिकांशतः ये पुलिस अधिकारी और मिलिट्री मैनों की फोटो लगाते हैं। जिस घर में पुलिस ने रेड की थी उसके ग्राउंड फ्लोर के कमरों में वो मोबाइल नहीं मिला जिसे ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम इस घर तक पहुंची थी। जब सेकंड फ्लोर के कमरों की तलाशी ली गई तो आबिद नाम का एक युवक मिला। उसके पास ही वो मोबाइल नंबर था और उसी ने सोशल मीडिया पर एक फौजी की फेक प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई थी। आबिद ने बताया कि उसने गूगल से निकालकर ये फोटो अपने प्रोफाइल में लगाई और अपना फेक नाम अनिल कुमार लिखा हुआ था। वो OLX पर सेकंड हैंड सामान बेचने के नाम पर लोगों को फंसाता था, फिर उनसे पैसे ऐंठता था। आबिद के पास से लगभग 1 दर्जन फर्जी सिम कार्ड भी बरामद हुए। वो अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी करता था। आपका क्या नाम है? आबिद। तो ये किसकी फोटो लगा रखी है आपने आबिद जी? ये सब फ्रॉड की है। फ्रॉड करते हैं आप? कितने रुपए मांगे हैं किसी व्यक्ति से? आप फ्रॉड करते हैं तो कैसे करते हैं, बताएं आप इनको। सर वो कोई भी OLX पे सामान खरीदते हैं कि जैसे फ्रिज है, साइकिल है, कोई भी सामान ऐसा है वो ले लेते हैं। जो मैंने आपको अपने मोबाइल में दिखाया था, जो व्हाट्सएप पर फोटो लगा रखा है, वो इस मोबाइल में खुद की डीपी लगा रखी है मिलिट्री मैन की, जबकि ये व्यक्ति जो दिख रहा है इस व्यक्ति के द्वारा ये यूज में किया जा रहा है मोबाइल। ये फोटो कहाँ से मिली जिसकी आपने लगाई? ये गूगल पे से मिली है। गूगल पे से। उसके बाद किसको फोन किया आप लोगों ने? OLX पे चैट करके ही फोन किया। किससे चैट कर रहे थे अभी? अभी नहीं किया था सर। कितने रुपए मांगे इससे? अभी किसी से नहीं मांगे आज। अब आप देखिए सिम, देखिए यहाँ पे कितनी सारी मिली है। ये देखिए, ये सिम भी इनके कब्जे से मिली है। ये सिम ये क्या करते हैं, फर्जी सिम है जो जिनका जो सब्सक्राइबर है कोई और ही है, तो इन सिम को ये यूज करते हैं और उनसे बात करते हैं लगातार। कहाँ से फर्जी सिम कहाँ से लेके आए? गामड़ी से लाते हैं। गामड़ी गाँव में। ये सिम आउट ऑफ राजस्थान से लेके आते हैं। अधिकांशतः ये कोलकाता, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अधिकांशतः ये सिम लाते हैं और फिर वारदात में यहाँ पे प्रयुक्त करते हैं। तो कितने लोगों से पैसा ऐंठ चुके हो? मैं तो अभी लगा नया। कितना पैसा भी वसूले हो अभी तक? ज़्यादा 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए? 1,50,000 रुपए होंगे। क्राइम का दायरा बहुत बड़ा है,
ऐसे अपराधों को पकड़ना मुश्किल है, इसलिए एक भी अपराधी पकड़ा जाए तो पुलिस को बड़ी अचीवमेंट लगता है। और सब अपराधी कहते हैं मैं नया हूँ, मैंने तो ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, कभी 50 लाख और कभी 50,000 की बात करते हैं। मेवात का इलाका लंबे वक्त से अपराध और अपराधियों के लिए बदनाम है। 2020 में लॉकडाउन के बाद से यहाँ साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा। आज देश भर में जो साइबर क्राइम होता है उसका 18% मेवात में होता है। हरियाणा और राजस्थान मेवात रीजन में साइबर क्राइम आज कॉटेज इंडस्ट्री, इसे आप एक तरह का कुटीर उद्योग कह सकते हैं, वो बना हुआ है। हर घर में ये काम होता है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं और बड़े पेशेवर तरीके से ये काम सिखाते हैं। कुछ लोगों को फर्जी सिम कार्ड और चोरी के मोबाइल फोन लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। ये रैकेट बंगाल, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों से सिम कार्ड लाकर किया जाता है। कुछ लोगों की जिम्मेदारी लोगों को फोन करके उन्हें ठगी के जाल में फंसाने की होती है। फोन कॉल करने के लिए लड़कों को महीने की सैलरी पर रखा जाता है। फिर बैंक के लोगों से मिलकर फर्जी नाम और पते पर खाते खुलवाए जाते हैं। ठगों के साथ मिली भगत के इल्जाम में 5 प्राइवेट बैंक्स के 9 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। इस तरह के 6,000 से ज्यादा फर्जी अकाउंट को सीज किया गया है। जो लोग ठगों की जाल में फंस जाते हैं उनसे ऐंठी गई रकम को तुरंत इन खातों में ट्रांसफर करके जल्दी से निकाल लिया जाता है। इसलिए पैसे की रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। वसूल करें तो किससे करें, कैसे करें, कहां से करें, क्योंकि फोन में इस्तेमाल किया गया सिम भी किसी दूसरे के नाम पर होता है। इसलिए असली अपराधी तक पहुंचना मुश्किल होता है। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि आज के दौर में हर चीज ऑनलाइन हो रही है। बैंक से पैसे निकालने हो, शॉपिंग करनी हो, पेमेंट करना हो, शादियां तक ऑनलाइन हो रही हैं। इसलिए साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है। राहुल प्रकाश ने बताया कि मेवात में जो साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है वो सेक्सटॉर्शन है। साइबर क्राइम की वजह से ही नया शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया। राहुल प्रकाश ने बताया कि मेवात के साइबर गैंग किसी लड़की की फेक प्रोफाइल तस्वीर लगाकर लोगों को फंसाते हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं। जो सबसे ज्यादा जो हमारे डी क्षेत्र में प्रचलित था साइबर क्राइम का, वो है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन अपने आप में एक नया वर्ड उद्भूत हुआ है जो कि पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, और वो इस तरह के क्राइम के कारण उद्भूत हुआ है, जिसमें कि ये लोग करते क्या हैं कि फ्रेंडशिप जो ऐप्स होते हैं उससे बहुत सारे व्हाट्सएप प्रोफाइल डाउनलोड कर लेते हैं, उनके नंबर्स डाउनलोड कर लेते हैं और उन सभी को बल्क में एक साथ हाय का मैसेज भेजेंगे, चैटिंग करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इनसे चैटिंग करना शुरू कर देते हैं उनसे, चूंकि ये लोग अपनी फोटो में एक डीपी लगा के लड़की की रखते हैं, तो जिन लोगों को लगता है कि लड़की ने मैसेज किया वो लोग कई लोग बात करने लगते, तो ये पुरुषों को ही मैसेज करते हैं और जो इनसे चैटिंग शुरू करता है उनको धीरे धीरे अपनी बातों में फंसा करके ये लोग उनको वीडियो कॉल करने के लिए बोलते हैं। वीडियो कॉल करने पे उसको एक युवती का, एक लड़की का न्यूड वीडियो दिखाते हैं। चूंकि साइड में वीडियो कॉल में आपकी भी फोटो आ रही होती है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद वो लोग उससे पैसे मांगने शुरू करते हैं कि हम आपका ये वीडियो वायरल कर देंगे, हमें पैसे दीजिए। वो व्यक्ति पैसे देना शुरू करता है। करते करते जब उस बिल्कुल परेशान सा हो जाता है तो फिर ये लोग यूट्यूब के अधिकारी बनकर उसको कॉल करते हैं कि हम यूट्यूब पे आपका एक वीडियो है अपलोड होने के लिए, हम कर दें, नहीं करें तो आप पैसे दीजिए। फिर वो उससे पैसे ऐंठता है। उसके बाद फिर कोई पुलिसकर्मी बन के फोन करता है कि हम दिल्ली पुलिस से एसआई बोल रहे हैं, हम राजस्थान पुलिस से बोल रहे हैं, क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, और दोबारा उससे और पैसे लेता है। तो ये जो सिलसिला है उसको पैसे लेने का, उसमें इस हद तक चले जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसमें कि पूरे जीवन भर की कमाई लोगों ने इनको दे दी है। अब ये समझने की बात है, अगर परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह के वीडियो में फंस गया तो उसको बड़ी आसानी से ब्लैकमेल किया जा सकता है। उसे लगता है अगर परिवार के सामने किसी न्यूड लड़की से बात करते हुए उसकी तस्वीर, उसका वीडियो किसी ने देख लिया तो बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी। बचने के लिए वो लगातार पैसे देता रहता है और यही डर इन गैंग्स के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। मेवात में साइबर जुर्म को अंजाम देने के लिए अलग अलग गैंग काम करते हैं। साइबर क्राइम का काम गैंग्स ने आपस में बांट लिया है। कोई गैंग लोगों के नंबर का इंतजाम करता है, किसी के जिम्मे फेक प्रोफाइल बनाने की जिम्मेदारी होती है, तो कोई गैंग पैसे विड्रॉ करने का ही काम करता है। साइबर क्राइम करने वालों में महिलाएं शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं।
मेवात में साइबर क्राइम इतना ऑर्गेनाइज हो गया है कि कुछ लोगों ने तो साइबर क्राइम के कॉल सेंटर भी खोल लिए हैं और वो इन्हीं कॉल सेंटर से अरबों रुपए कमा चुके हैं। जो मेवात क्षेत्र है उसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं। उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी हैं, और इस गैंग में अब उस क्षेत्र में इतना फैल गया है कि सभी इन्वॉल्व हो गए। सभी इसमें, आप वहां जाएंगे तो वहां अलग अलग गैंग्स काम करती है। सिम लाने वाली, जो फर्जी सिम लाते हैं, अलग गैंग है। बैंक अकाउंट लाने वाली अलग गैंग है। चोरी के मोबाइल लाने वाली अलग गैंग है। जो फर्जी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के लाने वाली अलग गैंग है। और सेक्सटॉर्शन और ठगी करने वाले अलग गैंग है। तो इसमें आपको सारे समुदाय मिल जाएंगे जो कि एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। कि कुछ इनके किंगपिन्स हो गए थे जो कि फर्जी सिम मंगाते थे, चोरी के मोबाइल मंगाते थे और अपने से 10-20 लड़कों को रख करके, एक प्रॉपर जैसे कॉल सेंटर होता है उस तरीके से कमीशन पे वो लड़के काम करते थे, ठगी कर रहे हैं। उसका 50% तो उनका बॉस जो है किंगपिन ले लेगा, बाकी जो 50% बचेंगे उसमें एटीएम लाने वाले, सिम लाने वाले, पैसा विड्रॉवल करके लाने वाले और ठगी करने वालों में बटेगा। जहां तक रकम की बात है तो अरबों में, साल भर में अरबों की राशि इनके द्वारा ठगी से उड़ाई जाती है। भरतपुर के आईजी राहुल प्रकाश की एक एक बात चौंकाने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है, हमें सावधान करने वाली है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि सिर्फ मेवात रीजन में साइबर क्राइम की 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 400 से ज्यादा ठग अरेस्ट किए जा चुके हैं। उनके पास से लगभग 1000 मोबाइल, 300 एटीएम कार्ड्स, 1500 सिम कार्ड, 10 माइक्रो एटीएम, 6 स्वाइप मशीनें, 31 फोर व्हीलर, 27 टू व्हीलर, 8 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 6 कंप्यूटर जब्त किए गए हैं। पुलिस को ठगों के पास फिंगरप्रिंटिंग मशीन और कैश काउंटिंग मशीनों के अलावा हथियार भी मिले। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो बता रहे थे कि ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत कुछ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चलाए गए हैं और पुलिस की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। साइबर क्राइम अभी के समय में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्राइम है और केवल मेवात में ही नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों से किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारे जो मेवात, जहाँ की पहले काफी पुराना ठगी करने का इतिहास है, पहले टटलूबाजी एक नाम यहाँ पे फेमस था, जब सोने की नकली ईंटों को बेच करके ऑल ओवर इंडिया लोग ठगी करते थे। उन लोगों ने इस तकनीक को अपना लिया और साइबर क्राइम में आ गए ये सारे के सारे लोग। और स्थिति ये हो गई है कि पूरे के पूरे जो हमारा डीग जिला है भरतपुर रेंज का, उसमें कोई ऐसा थाना नहीं बचा है जहां से कि साइबर क्राइम नहीं हो रहा है। पूरे के पूरे गांव के गांव अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो नए बच्चे हैं, हमारे नवयुवक हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। कई बुजुर्ग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कई परिवार इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए एक ऑपरेशन एंटीवायरस सरकार के निर्देशों के आधार पर हम लोगों ने प्लान किया और उसको हम लोगों ने चलाना शुरू किया। ये 1 मार्च 2024 से शुरू हुआ था और हमारे लिए बड़ा संतोष का विषय है कि केवल 3.5 महीने में जो 18% ऑल ओवर इंडिया का साइबर क्राइम यहाँ से उद्भूत हो रहा था, वो 10% से नीचे आ गया है। और जो फरवरी में यहाँ पे साइबर क्राइम की दर थी, उसमें 55% की कमी 3.5 महीने में आ गई है। लगभग 225 साइबर क्राइम पर डे हो रहा था फरवरी में, जो कि अब 100 से भी नीचे आ गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक अलग अलग साइबर क्राइम्स में पिछले 1 साल में लूट करने वालों ने 1775 करोड़ रुपए लूटे हैं। इनमें से 1420 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगे गए, 222 करोड़ की रकम ट्रेडिंग के नाम पर ठगी गई। देश भर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े के शिकार लोगों के 120 करोड़ रुपए ठगों ने हजम कर लिए। डेटिंग या रोमांस के चक्कर में फंसे लोगों ने 13 करोड़ रुपए कमाए। राजस्थान पुलिस ने अब मेवात रीजन के गांवों में लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट बनाकर उन्हें समझाने बुझाने का काम भी शुरू किया है। भरतपुर रेंज की पुलिस अब मेवात के गांव में पंचायत करा रही है। समाज के बड़े बुजुर्ग भी अब लोगों को इन अपराधों से दूर रहने की कस्में दिला रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा क्राइम करने वालों के लिए खतरा है। अगर ओइलैक्स वालों काम में कोई रिश्तेदार, कोई मतलब काम को कोई भी अगर पायो गयो तो वह पुलिस के हवाले करेंगे और हम पुलिस का साथ ही हैं। हमारे चीज में सहमत है।
डीग के जिस गांव में साइबर क्राइम के खिलाफ पंचायत हुई, वहां के सरपंच नौमान ने कहा, बड़े बुजुर्ग तो पहले भी नौजवानों को समझाते थे कि जुर्म की दुनिया में दाखिल न हो। पहले वो नहीं सुनते थे, अब जब पुलिस का डंडा चला है तो उनको भी अकल आई है। लगभग 60-65% लोग इस मेवात के युवा इस बुरे काम से जुड़ चुके हैं। तो इसकी जो बदनामी हिंदुस्तान लेवल पे मेवात क्षेत्र की जो हुई है, तो यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो आज आईजी साहब के एंटी वायरस के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में गिरावट आई है। 40% के लगभग लोगों ने ये काम छोड़ा। आपको तब क्यों समझ में आया जब सरकार ने, पुलिस ने कार्रवाई की है? पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप? इस गांव के एरिया के जितने जिम्मेदार साथी हैं वो पहले भी कहते थे कि बुरा काम है, किसी को ठगना, ये तो हर इंसान जानता है, किसी की ठगना और किसी के साथ लूट करना बुरी बात है। लेकिन आपने सवाल करा कि आज ये आपकी समझ में बात क्यों आई है। ये अनपढ़ समाज, अशिक्षित समाज है। लोगों को अपने लालच में हम जैसे लोगों की सुनी नहीं और करते चले गए। तो जब पीछे से कानून का डंडा मान लो, सख्ती मान लो, पहले हम जैसे लोगों के लोग नहीं सुनते थे। आज लोगों ने पंचायत जोड़कर ये तय किया है कि साहब ये हमारे साथ जो इलाके में हो रहा है, हम इस बुरे काम को छोड़ेंगे। तो आपने सवाल किया था पहले क्यों नहीं सोचा, तो साहब ये अनपढ़ लोग हैं और नहीं सोच पाए, बुरे काम की तरफ चले गए। आज सोचते हैं तो आज ही सही। ये बात बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही है कि मैन जो पुलिस का खौफ बैठा है उसके द्वारा इनमें अकल आई है। और आपने सवाल किया कि डंडे के आधार पर, ये बिल्कुल कटु सत्य है। आज जो रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई वो सबूत है इस बात का कि साइबर क्राइम किस कदर बढ़ गया है। भोले भाले लोगों को फर्जी कॉल करके उनके अकाउंट से उनकी मेहनत की कमाई निकाल ली जाती है और जब तक उन्हें समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। कई मामलों में सेक्स कॉल करके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है। जालसाज डराकर, बदनामी का डर दिखाकर लाखों रुपए वसूल कर लेते हैं। कई बार डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर डराया जाता है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले असली पुलिस जैसे दिखते हैं। वो नकली पुलिस स्टेशन भी क्रिएट कर लेते हैं और डरे हुए लोग बचने के लिए लाखों रुपए जुर्माने के नाम पर दे देते हैं। कई बार कॉल आती है कि आपने जो पार्सल मंगवाया है उसमें ड्रग्स पकड़ी गई हैं। सीधे साधे लोग गिरफ्तारी की धमकी से, पुलिस केस के नाम से डर जाते हैं, ब्लैकमेल करने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। मुझे हर रोज नई नई तरह की बातें पता चलती हैं। साइबर क्राइम करने वालों को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो हर रोज मासूम लोगों को लूटने के तरीके बदलते हैं, क्राइम की जगह बदलते हैं। पहले झारखंड का जामताड़ा फर्जी कॉल सेंटर का अड्डा था, अब राजस्थान और हरियाणा का मेवात इलाका साइबर क्राइम का बड़ा अड्डा बन गया है। इन अपराधियों को पकड़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इन्हें ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर है। ये लोग फॉरेन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, क्राइम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बड़े खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ये चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 में देश भर में साइबर क्राइम की सिर्फ 26,000 शिकायतें मिली थी, लेकिन 2023 में यह फिगर बढ़कर 15,60,000 से ज्यादा हो गई। पिछले साल 7,000 करोड़ रुपए की ठगी के मामले सामने आए, लेकिन रिकवरी हुई सिर्फ 800 करोड़ की, क्योंकि जब तक शिकायत पुलिस तक पहुंचती है तब तक पैसा कई खातों में ट्रांसफर करके गायब कर दिया जाता है। रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी यह है कि लोग सावधान रहें, इस तरह के एसएमएस या कॉल्स का जवाब न दें। एसएमएस या मेल पर कोई लिंक आए तो उसे क्लिक न करें। अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर आने वाली वॉइस या वीडियो कॉल को अटेंड न करें। और अगर किसी ऐसे केस में फंस जाएं तो तुरंत अपने परिवार वालों को या अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाले दो बातों का फायदा उठाते हैं, एक लालच का और दूसरा डर का। अगर आप डरेंगे नहीं, पैसे के लालच में नहीं पड़ेंगे, तो फिर आपको कोई ब्लैकमेलर ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह भी समझ लीजिए कि पुलिस कभी किसी को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती। कोई भी अपराध हो, पुलिस वीडियो कॉल करके अरेस्ट वारंट नहीं देती, न अकाउंट नंबर मांगती है। इसलिए अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, एम्बैरेसमेंट की चिंता ना करें। डिजिटल क्राइम इतने बड़े पैमाने पर है
और इतनी चालाकी से होता है कि इसे रोकने के लिए जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। याद रखिए, किसी लिंक को लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से आपकी कोई कमाई नहीं हो सकती। ये झूठ है। उल्टे ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करने से आपकी मेहनत की कमाई, आपके अकाउंट में जमा रकम गायब हो सकती है। तो खुद भी सावधान रहें, दूसरों को भी सावधान करें, न डरें न लालच करें। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे की। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले मोदी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा की। आज मोदी काशी में ही रुकेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया, विधि विधान से बाबा विश्वनाथ की पूजा की। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। मोदी ने करीब 1 घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर बैठकर मां गंगा की आरती का आनंद लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के तौर पर देश भर के किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 30,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में सर्टिफिकेट बांटे। मोदी ने कहा कि काशी की जनता के विश्वास से वो लगातार तीसरी बार वाराणसी से जीते हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनका सौभाग्य है, मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है, इसलिए वो काशी के होकर रह गए हैं। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। ये बनारस के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। काशी के लोगों ने तो सिर्फ एमपी नहीं, बल्कि तीसरी बार पीएम भी चुना है। इसलिए आप लोगों को तो डबल बधाई। मोदी ने कहा कि देश में ऑर्गेनिक खेती और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और उनका लक्ष्य है कि दुनिया भर में हर डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय फूड प्रोडक्ट जरूर हो। मोदी ने कहा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि किसान भी जीरो साइड इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट के मंत्र का पालन करें। इस चुनाव में देश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो वाकई अभूतपूर्व है। इस जनादेश ने एक नया इतिहास रचा है। दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि कोई चुनी हुई सरकार लगातार तीसरी बार वापसी करे। ऐसा भारत में 60 साल पहले हुआ था। तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया।
तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। और मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। नरेंद्र मोदी आज जब काशी पहुंचे तो कुछ लोगों को लगता था कि सियासत की बातें होंगी। मोदी के साथ जब योगी भी दिखाई दिए तो कुछ लोगों को लगा कि राजनीति पर नई नई अटकलें लगाने का मौका मिलेगा, क्योंकि मोदी के वाराणसी जाने के ऐलान के बाद से ही मोदी विरोधी इसी ट्यून पर गाने लगे थे। लेकिन काशी में आज गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो की धुन सुनाई दी। वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक था। जहां जहां मोदी गए हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। मोदी ने भी राजनीति की बात नहीं की। काशी के लोगों के प्रति उन्हें चुनने के लिए आभार व्यक्त किया। मां गंगा की आरती की, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अपने विरोधियों को पूरी तरह निराश किया। आज की एक और बड़ी खबर नीट रिजल्ट के विवाद को लेकर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख दिखाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा अगर नीट एग्जाम में 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट इस मामले में सख्त एक्शन लेगा। नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई हैं उन पर आज जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की वेकेशन बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ एग्जाम की तैयारी की। उनकी मेहनत को किसी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था NTA से कहा अगर इम्तिहान में कोई गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें, समय रहते उसमें सुधार करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई फ्रॉड करके डॉक्टर बन रहा है तो उसका असर समाज और सिस्टम दोनों के लिए डेंजरस है। कोर्ट नीट के मामले में फाइल की गई सभी पिटीशंस को क्लब करके अब 8 जुलाई को एक साथ सुनवाई करेगा। इस दौरान NTA को भी अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को NTA पूरी तैयारी के साथ कोर्ट आए, क्योंकि यह मामला देश के नौजवानों के भविष्य से, देश के हेल्थ सिस्टम से जुड़ा है। इसलिए कोई खामी, कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अब तक नीट एग्जाम कंडक्ट कराने वाली NTA मानने को तैयार नहीं है कि नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन तमाम सबूत इशारा कर रहे हैं कि धांधली तो हुई है। बिहार में इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन स्टूडेंट की मार्कशीट भी सामने आ गई जिन पर एग्जाम में चीटिंग का इल्जाम है। जिन 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था उन पर आरोप है कि उन्हें पहले ही नीट एग्जाम के पेपर मिल गए थे। उन्हें NHAI के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। वहां उन्हें पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर रटाए गए। बिहार पुलिस के मुताबिक 30 लाख रुपए लेकर नीट के पेपर लीक किए गए। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जांच के दौरान 6 पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं। इन चेक्स को सॉल्वर के नाम पर जारी किया गया था और पुलिस अब उनके अकाउंट की डिटेल तलाश रही है। एक तरफ अलग अलग राज्यों में पुलिस नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में स्टूडेंट्स यूनियन ने नीट के रिजल्ट को रद्द करके दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। BRS के स्टूडेंट विंग ने भी नीट एग्जाम में धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे की आड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार, गुजरात और हरियाणा में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। विरोधी दल सड़क से लेकर संसद तक
इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, ये उन्होंने कहा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर नीट एग्जाम को लेकर धरना दिया। एग्जाम रद्द करके इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि नीट एग्जाम मोदी सरकार का घोटाला है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पेपर लीक होते हैं। संजय सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया है, इसलिए अब युवाओं को भी सड़क पर उतरना चाहिए। पहली जांच तो इसी बात की होनी चाहिए कि किस घोटाले को दबाने के लिए 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट प्रकाशित किया गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम कराया जाना चाहिए। तो मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, छात्रों से भी कहना चाहता हूं, कब तक आप इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनकी मानसिकता के पीछे जिंदाबाद लगाते रहोगे? उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। इसके बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक अलग बात कही। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश भर में दिल्ली में पानी की कमी को लेकर तो चर्चा हो रही है, लेकिन लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उस पर कोई बात नहीं हुई। ये इतने बड़े इशू से डाइवर्ट करने की कोशिश है, एक बड़ी साजिश है। ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। आप इस षड्यंत्र को समझिए। दिल्ली 2 करोड़ की जनसंख्या है। कुछ इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। एक हफ्ते से सुबह से शाम तक टीवी पे पानी ही पानी चल रहा है ताकि नीट की खबर पे पानी फेर दिया जाए। आप इस षड्यंत्र को समझो। ये सही है कि नीट के एग्जाम के रिजल्ट पर पेरेंट्स को संदेह है। यह भी सही है कि एग्जाम देने वाले 24 लाख स्टूडेंट्स में ज्यादातर को शक है कि पेपर लीक हुआ था। यह भी सही है कि एनटीए ने लगातार इस पर पर्दा डालने की कोशिश की और यह भी सही है कि यह बात शिक्षा मंत्री को थोड़ी देर से समझ आई। लेकिन अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। हर रोज सुनवाई हो रही है। टीवी चैनल्स पर डिटेल में इस पर हर रोज बात होती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ दबाने की कोशिश नहीं की गई। तो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस मामले को कमाल का ट्विस्ट दिया। दिल्ली में पानी की कमी को नीट के एग्जाम से जोड़ दिया। किसी फिल्म का राइटर भी कहानी को ऐसा मोड़ नहीं दे सकता। सौरभ भारद्वाज ने यह दिखाने की कोशिश की जैसे दिल्ली में पानी की कोई कमी है ही नहीं। सिर्फ नीट एग्जाम की गड़बड़ी को छुपाने के लिए दिल्ली में पानी की किल्लत का शोर मचाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें गवाह हैं कि दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों, अनऑथोराइज कॉलोनियों को छोड़िए, अब लुटेन जोन में रहने वालों को भी पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिन्हें दिल्ली का वीवीआईपी इलाका कहते हैं, जहां पर पार्लियामेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां पर हाई कोर्ट है, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां मंत्रियों अफसरों के घर हैं, वहां पानी की कमी आई है। यहां तक कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल और कलावती हॉस्पिटल में भी पानी की कमी है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आज 2 टैंकर से पानी की सप्लाई हुई। महाराष्ट्र सदन में भी टैंकर से पानी भेजा गया। मंत्रियों और सांसदों के घरों से पानी की डिमांड लगातार आ रही है। एनडीएमसी में जो दिल्ली के इलाके आते हैं, गोल मार्केट, जोरबाग, बंगाली मार्केट, खान मार्केट, यहां पर भी घरों और बाजारों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दरअसल एनडीएमसी एरिया को दिल्ली जल बोर्ड ही पानी सप्लाई करता है। इस इलाके में रोजाना 125 एमएलडी पानी की सप्लाई होती है, जो अब घटकर 70 से 75 एमएलडी पर आ गई है। एनडीएमसी अपने रिजर्वायर से पानी की सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से उसे पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने बताया कि लोगों को तकलीफ न हो, इसके लिए एनडीएमसी ने तैयारी की है। वो पानी की किल्लत नहीं होने देंगे। सतीश उपाध्याय ने कहा कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में
पानी की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं किया। हर साल गर्मी में पानी की प्रॉब्लम होती है और आम आदमी पार्टी के नेता इसका दोष हरियाणा सरकार पर थोप देते हैं और जनता परेशानी झेलती है। बंगाली मार्केट एरिया में 50% पानी कम आ रहा है। जोरबाग में अगर मैं देखूं तो 30% पानी कम आ रहा है। चाणक्यपुरी एरिया में देखूं तो 15 से 20% पानी कम आ रहा है। हमारे पास 125 MLD पानी की जरूरत होती है और अब ऑलमोस्ट 80 MLD के आसपास पानी हमारे पास है। मेरा ये कहना है कि बहुत बड़ी समस्या सब जगह है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से 100% फेल है। केवल टैंकर माफिया और भ्रष्टाचार के अलावा इस सरकार को कुछ करना नहीं। दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट विच इज विदाउट गवर्नेंस। 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने इसके लिए प्लान क्या किया है? आपने इसके लिए कोई रिजर्वॉयर बनाए हैं? क्या आपने यमुना की डीप डिसल्टिंग की है? आपने कुछ नहीं किया। केवल और जब समस्या आती है तो आप दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ने के अलावा और इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हैं। एनडीएमसी एरिया को दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी मिलता है। वजीराबाद प्लांट से पार्लियामेंट हाउस, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया और कलावती हॉस्पिटल को पानी सप्लाई होता है। चंद्रावल प्लांट से राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, मंत्रियों के घरों और एम्बेसीज के इलाके में पानी जाता है। सोनियावाला प्लांट से खान मार्केट और एनडीएमसी के दूसरे मार्केट्स में पानी की सप्लाई की जाती है। वजीराबाद प्लांट से पिछले 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से 3 हॉस्पिटल्स में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। पार्लियामेंट हाउस में भी सप्लाई कम है। गौर करने वाली बात है कि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। 24 तारीख को सेशन शुरू होना है, उस वक्त यहां पानी की जरूरत और ज्यादा होगी। हालांकि एनडीएमसी का दावा है कि पार्लियामेंट हाउस को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। एनडीएमसी बोर्ड के मेंबर कुलदीप चहल ने कहा कि एनडीएमसी ने कंटिजेंसी प्लान तैयार किया हुआ है, लेकिन अगर केजरीवाल सरकार पहले से प्लानिंग करती तो ऐसे हालात न बनते। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो हमारी वाटर सप्लाई आती है, आज पिछले 2 दिन से 17 और 18 अभी तक एक बूंद भी पानी की सप्लाई नहीं आई है, जिसके कारण मेजर एरिया जो इफेक्टेड हो रहा है वो बंगाली मार्केट है, तिलक मार्केट है, गोल मार्केट है, उसमें हाई कोर्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हॉस्पिटल लाइक RML है, कलावती है, लेडी हार्डिंग है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो पार्लियामेंट का एरिया भी उसी में, पार्लियामेंट हाउस का एरिया भी उसी में आता है। पर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो, चाहे वो RML हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोर्ट्स हो, जहाँ जनता से जुड़ी सीधी चीज़ें हैं, वहाँ पानी की सप्लाई कम ना हो, इसके लिए हम अपने टैंकर से या बाकी सप्लाई को डाइवर्ट करते हुए उसको पूरा करेंगे। पर दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल जो जेल से सरकार चलाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और आज पानी की सप्लाई की कमी के कारण, और जो पानी आ भी रहा है वो गंदा भी आ रहा है कई जगह पर, आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर। दिल्ली के 3 हॉस्पिटल्स को तो आज टैंकर से पानी की सप्लाई हो गई, लेकिन अशोक रोड, जनपथ, बंगाली मार्केट, खान मार्केट, तिलक रोड और जोरबाग जैसे इलाके, जहां पर बड़े बड़े बंगले हैं, दफ्तर हैं, मार्केट हैं, वहां पानी की कमी है। इंडिया टीवी के संवाददाता इन इलाकों में पहुंचे तो बड़े बड़े बंगलों के सामने लोग पानी के टैंकर का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। इन इलाकों में एक टाइम ही पानी की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गई है। कई घरों और मार्केट्स में पानी खत्म हो गया है। अब लोग बाजार से पानी खरीद कर काम चला रहे हैं। एनडीएमसी से पानी भेजने की गुहार कर रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद पानी के टैंकर के जरिए घरों की टंकियां भरी जा रही हैं। मार्केट एरिया में तो हालात और बदतर हैं। यहाँ खाने के सामान की दुकानों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन पानी न होने का असर उनके काम पर लगातार पड़ रहा है। एक हफ्ते से हम पानी के लिए लड़ रहे हैं लोगों से। अभी तो यहाँ पर है, अगर ये टैंकर पीछे की तरफ जाए तो आप देखोगे लोगों को कितनी भारी भीड़ हो जाएगी इस पानी को लेने के लिए। 5 दिन बाद हमारे यहाँ कंप्लेंट करने के बाद पानी आया है, और इस पानी के लिए मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इस जैसे एरिया में, जो कि जैसे सेक्टर में तो हो ही रही है। उसके अलावा हमारे इस पोस्ट एरिया में आपने देखा होगा जहाँ पे IAS IPS रहते हैं, वहाँ पे कितनी दिक्कतें हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। 20 लीटर वाला पानी मंगा के काम चला रहे हैं। पानी की समस्या ये, यहाँ के जो बाथरूम वगैरह पूरे भर चुके हैं। मतलब क्लीनिंग जो भी यूज कर रहा है वो दोबारा मतलब बार-बार यूज करना पड़ा, गंदगी में यूज करना पड़ रहा है उसको। हाँ, दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है।
दिन का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, रात को भी तापमान 38 से 40 डिग्री तक होता है। ऐसे में पानी की कमी जानलेवा हो सकती है। इसीलिए लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और यह हालात कई दिन से लगातार चल रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता हुई कि हॉस्पिटल्स में जहां मरीज होते हैं और हॉस्टल्स में जहां विद्यार्थी होते हैं, वहां से पानी की कमी की खबरें आई और ये चिंता की बात है। ये सच है कि सरकार को पहले से पता था गर्मी पड़ेगी, पानी की कमी होगी, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की गई। दिल्ली की सरकार हरियाणा को ब्लेम करती रही, हरियाणा की सरकार सफाई देती रही और नतीजा ये हुआ कि आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर है। दुख की बात है कि ये सब देखकर भी नेताओं ने पानी के सवाल पर राजनीति करना नहीं छोड़ा और पानी की कमी को उजागर करने के लिए मीडिया को दोष देना नहीं छोड़ा। आज पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीर आई जिसने अचानक सियासी हलचल बढ़ा दी। असल में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नगेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से मिलने उनके घर गई। अनंत महाराज ने ममता का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने काफी देर तक अकेले में बातचीत की। अनंत महाराज ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन नाम का एक संगठन चलाते हैं, राजवंशी समुदाय के नेता हैं। बीजेपी ने 2023 में अनंत महाराज को राज्यसभा का मेंबर बनाया था। उनको तवज्जो देने का बीजेपी को फायदा भी मिला था। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने कूच बिहार की 8 में से 6 विधानसभा सीटें जीत ली थी और इस बार लोकसभा चुनाव में कूच बिहार में तृणमूल कांग्रेस के जगदीश चंद्र वर्मा ने बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक को हरा दिया। इसलिए अब ममता बनर्जी और अनंत महाराज की मुलाकात के तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन अनंत महाराज ने यह कहकर भविष्य के संकेत दे दिए कि वो बीजेपी के टिकट पर सांसद जरूर बने हैं, लेकिन बीजेपी के लोकल नेता न उन्हें सम्मान देते हैं, न उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में बुलाते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने तो अभी तक बीजेपी का ऑफिस तक नहीं देखा। আমি দল করি না ভাই, আমি দি গ্রেটার কুচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশন করি। তাহলে আমি বিজেপি গ্রেটার কুচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন পক্ষ থেকে সংগঠন করি। আমি বিজেপির এখন বিজেপি সংসদ হয়েছি, প্রতীক চিহ্নে সংসদ হয়েছি। আমি তো আর কি বলবো বলেন। ঠিক আছে মাস্টার, আজ পর্যন্ত আমাকে কুচবিহার বিজেপির অফিসটাই দেখায় নেই, দেখেছে বলেন? আমি যে বিজেপির একজন মেম্বার, আজ পর্যন্ত বলে নেই, বিজেপির কোনো নেতা বলে নেই। সেন্ট্রাল টিম আসলো তারাও বলছে না, আমার ডাকছে না, আমাকে মানেই না ওরা। তা আমি কি করবো বলেন? তাহলে কি সাংসদ পদ ছেড়ে দিবেন বিজেপির, যেখানে আপনার সম্মান নেই? এরা আমাকে কি সম্মান দেবে? সম্মান দিয়েছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, মাননীয় অমিত শাহ। সম্মান দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী, যে আমার সঙ্গে কুচবিহারে দেখা করেছে, হ্যাঁ আমার সঙ্গে বৈঠক করেছে। তা কার সম্মান চাবো বলেন? আমাকে সবাই সম্মান করে, সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে। রাজ্য বিজেপি নেতাদের উপরই আপনার ক্ষোভ? এরা কেন করছে না, কেন উল্টাপাল্টা বলছে, আমি তো জানি না ভাই। अनंत महाराज से ममता बनर्जी की मुलाकात कोई रहस्य नहीं है, आजकल की नॉन कमिटल राजनीति का एक एग्जाम्पल है। अनंत महाराज के पास वोट है, सबको उनकी जरूरत है। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया। अनंत महाराज को भी लगता था कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना सकती है, इसीलिए वो साथ खड़े रहे। विधानसभा में कूच बिहार में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन लोकसभा में टीएमसी जीत गई। इसीलिए अनंत महाराज बीच रास्ते में आकर बैठ गए हैं, फेंस सिटर बन गए हैं। अब जिधर हवा चलेगी उधर लौट जाएंगे। बीजेपी का ऑफिस शायद न देखा हो सकता है थोड़े दिन में टीएमसी का ऑफिस देख लें। और अब चलते चलते मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो आजकल रील बनाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। महाराष्ट्र में एक लड़की के लिए रील बनाना जानलेवा साबित हुआ। छत्रपति संभाजी नगर में रील बनाते वक्त एक लड़की
खाई में गिर गई, उसकी मौत हो गई। हादसा संभाजी नगर के दौलताबाद इलाके में हुआ। श्वेता सुरवसे ड्राइविंग नहीं जानती थी, फिर भी रील बनाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उनका दोस्त मोबाइल कैमरे से रील बना रहा था। श्वेता ने गलती से बैक गियर लगाकर एक्सीलेटर दबा दिया और कार 300 फुट गहरी खाई में गिर गई जो उसके पीछे थी। श्वेता गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रख पाई। कोई कुछ कर पाता तब तक गाड़ी खाई में गिर चुकी थी और श्वेता की मौके पर ही मौत हो गई। और ये पूरी घटना उसके दोस्त शिवराज के कैमरे में कैद हो गई। रील बनाने का शौक एक नौजवान लड़की के लिए किस कदर जानलेवा साबित हुआ, ये आपने देखा। ये खबर नहीं, चेतावनी है। इस लड़की के पेरेंट्स के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपनी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। उनका क्या हाल हो रहा होगा। इसीलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि रील बनाओ, पैसे कमाओ, लेकिन लाइक्स के चक्कर में जान जोखिम में न डालें। इस तरह का रिस्क न लें जो आपके परिवार वालों को जिंदगी भर का दुख दे जाए और आपकी रील आपकी जिंदगी की आखिरी रील बन जाए।